सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। यह जो हमारा वीडियो है इम्यूनिटी के ऊपर, इसका सेकंड वीडियो है जिसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के दो टाइप्स हैं, इननेट और एक्वायर्ड, जिसमें कि हम इननेट इम्यूनिटी के बारे में समझ रहे हैं। इसके प्रीवियसली हमने इननेट इम्यूनिटी के टाइप्स देखे, क्या क्या टाइप्स होते हैं। अभी हम देख रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इननेट इम्यूनिटी, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इननेट इम्यूनिटी को, कि इननेट इम्यूनिटी में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। तो वो चीज़ हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इननेट इम्यूनिटी को जो इन्फ्लुएंस करता है वो होता है आपकी एज। एज में क्या होता है, द टू एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के दो चरम बेटा या एक्सट्रीम्स जो लाइफ के ऐसे होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला होता है, कैसे दो चरम होते हैं। सबसे पहला शिशु अवस्था और दूसरी ऐसी अवस्था जिसमें इंसान बुजुर्ग हो जाता है ना। बुजुर्ग अवस्था और शिशु अवस्था, ये क्या है, लाइफ के दो एक्सट्रीम्स है, दो चरम है, जिसमें कि फीटस एंड ओल्ड पर्सन्स आते हैं। ठीक है, कैरी हायर ससेप्टिबिलिटी टू वेरियस इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, ये जो लाइफ के दो एक्सट्रीम्स है, दो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे जो इंडिविजुअल क्या करता है, ह्यूमन सबसे ज़्यादा क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होती है उसमें, यानी सबसे ज़्यादा वो संवेदनशीलता होती है उसमें, सबसे ससेप्टिबल होता है वो इन्फेक्शन को उसको लगने के लिए, है ना। क्योंकि क्या होता है, फीटस भी बहुत कमज़ोर है और ओल्ड पर्सन भी बहुत कमज़ोर है। उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में इनको सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। इन फीटस द इम्यून सिस्टम इज इमेच्योर। फीटस में क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है ना, पूरी तरीके से वो ढला हुआ नहीं होता, अभी बना हुआ नहीं होता, अच्छे से इमेच्योर होता है। वेयर इज इन ओल्ड एज देयर इज ग्रेजुअल वैनिंग ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज। और ओल्ड एज में क्या होता है, ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे क्या होती है, वैनिंग होती है, यानी कि ढलते जाता है उनका इम्यून रिस्पॉन्स, क्या होता है, कम होते जाता है। किस एज में, ओल्ड एज में। शिशु एज में अभी बना ही नहीं है अच्छे से, ओल्ड एज में बन तो चुका है पर अब वो ढलते जा रहा है, अब वो चीज़ कम होती जा रही है ना। समझ में आ रही मेरी बात। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो लाइफ के ऐसे एक्सट्रीम्स होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है इंसान और सबसे ज़्यादा इनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो एज एक इन्फ्लुएंस करती है इननेट इम्यूनिटी को। द फीटस इन यूटेरो इज जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैटरनल इन्फेक्शंस। जो फीटस जो कि इन यूट्रो में, इन यूटेरो यानी यूट्रस के जब अंदर रहता है, वो जनरली प्रोटेक्टेड रहता है मैटरनल इन्फेक्शन से, है ना, थ्रू द प्लाजेंटल बैरियर, यानी माँ में होने वाले इन्फेक्शन से वो बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। किसके थ्रू, एक प्लासेंटल जो बैरियर है, प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, इन्फेक्शंस कुछ कुछ ऐसे नहीं आ पाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। पर हाउएवर सम पैथोजन, कुछ ऐसे पैथोजन्स हैं जो प्लासेंटा को भी क्रॉस करके एक बच्चे में, एक फीटस में इन्फेक्शन कर सकते हैं। वो कौन कौन से, रुबेला होता है, साइटोमेगालोवायरस होता है एंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। इस तरीके के जो वायरस और पैरासाइट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे में भी इन्फेक्शन क्रॉस कर देते हैं। इवन दे कैन क्रॉस द प्लाजेंटा, वो प्लाजेंटा को भी क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस दिस बैरियर एंड लीड टू कंजेशनल माल फॉर्मेशन। और ये क्या करते हैं, अंदर घुस जाते हैं बैरियर और कंजेशनल माल फॉर्मेशन कर देते हैं। इस तरीके की चीज़ें ये इननेट इम्यूनिटी में एज एक इसका इन्फ्लुएंसिंग पार्ट है। दूसरा पार्ट है इसका हार्मोन्स। हार्मोन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते बताता हूँ मैं आपको। सर्टेन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, कुछ ऐसे हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी क्या करते हैं, इननेट इम्यूनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, सच एज डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस में क्या होता है, इंसुलिन का कम प्रोडक्शन होने लग जाता है ना, और इंसुलिन का प्रोडक्शन होने के कारण, नहीं होने के कारण ग्लाइकोजन ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज जल्दी जल्दी आपके बॉडी में ग्लूकोज का बिल्डअप ज़्यादा होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं रहता है आपका ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलिटस होता है। एड्रिनल डिसइंफेक्शन, एड्रिनल ग्लैंड में या सुप्रारेनल ग्लैंड भी जिसको बोला जाता है, उसमें डिसइंफेक्शन होने लग जाता है। एंड हाइपोथायराइडिज्म इनहेंसेस ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शंस। और हाइपोथायराइडिज्म और इस तरीके के जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, जिसमें हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने की वजह से इस तरह की बीमारियां होने के कारण भी क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी यानी संवेदनशीलता किसी भी इन्फेक्शन को होने के लिए बढ़ जाता है, इंसान ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है इस तरीके की डिसीज़ होने के कारण, उस तरीके का इम्बैलेंस बॉडी में होने के कारण। स्टेफाइलोकोकल सेप्सिस इज मोर कॉमन इन डायबिटीज। स्टेफाइलोकोकल यानी स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया है, उसके कारण इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन है डायबिटीज पेशेंट में, विच मे बी एसोसिएटेड विद इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन टिश्यूज। जिसके कारण क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट लेवल टिश्यूज में बहुत बढ़ने के कारण क्या होता है, स्टेफाइलोकोकस से क्या होता है, जनरली बीमारियां होती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स डिप्रेसेस द होस्ट रेजिस्टेंस बाय इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं
क्या कर देते हैं, होस्ट के प्रति यानी कि जो एंटीजन के थ्रू आपको इन्फेक्शन हुआ है उसके प्रति जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है उसको दबा देते हैं, उसको डिप्रेस कर देते हैं बाय इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी फैगोसाइटिक इफेक्ट एंड बाय इनहिबिटिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड डिप्रेसेस होस्ट रेजिस्टेंस बाय इट्स, होस्ट के रेजिस्टेंस को कर देते हैं। हाँ सॉरी, इसमें एक चीज़ में गलत बोल दिया था मैंने। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन क्या करते हैं, होस्ट के रेजिस्टेंस को, यानी कि होस्ट जो है आपकी बॉडी में जो एंटीजन आया है वो आपसे, उसमें जो क्षमता है लड़ने की, यानी आपकी क्षमता नहीं, उसकी जो क्षमता है आपसे लड़ने की, उसके रेजिस्टेंस को कम कर देता है। तो ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी फैगोसाइटिक एंटी-फैगोसाइटिक इफेक्ट एंड बाय इनहिबिटिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन। हाँ, तो ये क्या करता है, ये आपके रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है और होस्ट के रेजिस्टेंस को भी कम कर देता है। इसमें एक चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, ध्यान से समझना। इसमें आपको ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, होस्ट के प्रति आपके रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात आपको? होस्ट के रेजिस्टेंस के साथ साथ आपके रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं, जिसमें ये एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी फैगोसाइटिक इफेक्ट, यानी कि एंटी फैगोसाइटिक यानी कि फैगोसाइटिक इफेक्ट जो है आपका जो सिस्टम है, फैगोसाइटिक सिस्टम यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म, फैगोसाइट करना यानी कि टिश्यू, किसी भी फॉरेन बॉडी को खा लेना, उस सिस्टम के खिलाफ एक्ट करना, एंटी फैगोसाइटिक इफेक्ट करना, वो करता है। एंड बाय इनहिबिटिंग एंटीबॉडी फॉर्मेशन, और इनहिबिट करता है यानी रोकता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को। इस तरीके से क्या करता है, होस्ट के प्रति जो आपका जो रेजिस्टेंस है, आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है होस्ट के प्रति, उसको ये कम कर देता है ना। मतलब पहला जो मैं बता रहा था आपको सही बता रहा था, इसमें जो होस्ट के प्रति ये क्या कर देता है, आपकी जो संवेदनशीलता है लड़ने की, उसको कम कर देता है। ठीक है, होस्ट तो आप पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, होस्ट की नहीं करता। इसको मैं सॉरी बोलूँगा इस पॉइंट के लिए, होस्ट की नहीं करता है, ये आपकी संवेदनशीलता को, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है होस्ट के प्रति, जिसके कारण ये एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी फैगोसाइटिक और एंटीबॉडी फॉर्मेशन को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, तो आपकी बॉडी लड़ नहीं पाती है। हम हार्मोनल डिसऑर्डर्स देख रहे हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण आपका इनेट इम्यूनिटी कैसे ही इन्फ्लुएंस हो जाती है। The elevated steroid level during pregnancy may be related to higher susceptibility of pregnant women to many infections. The elevated steroid level, elevated यानी बड़ा हुआ स्टेरॉइड लेवल, जो स्टेरॉइड लेवल बढ़ने के कारण क्या होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के समय जो स्टेरॉइड लेवल बढ़ गया है, उस लेवल में क्या होता है, मे बी रिलेटेड टू हायर ससेप्टिबिलिटी। उसमें क्या होता है, हायर ससेप्टिबल हो जाते हैं, हाईली क्या होता है, संवेदनशील हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स टू मैनी इन्फेक्शंस, कई इन्फेक्शन के लिए क्या हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील सेंसिटिव हो जाते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़। क्यों होता है, क्योंकि इनके स्टेरॉइड लेवल्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कारण क्या हो रहा है, ये होस्ट के प्रति इनका जो रेजिस्टेंस पावर है वो कम हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में आता है माल न्यूट्रिशन, प्री डिस्पोजेज टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि क्या है, इसके कुछ किस तरीके के कारण है, संभावना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, संभावना है इसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। बोथ ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेज आर रिड्यूस्ड इन माल न्यूट्रिशन, दोनों तरीके के ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड जो इम्यून रिस्पॉन्सेज, इसके बारे में हम समझेंगे आगे कि ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, रिड्यूस कर देता है माल न्यूट्रिशन। इस तरीके की आपकी जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ये कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है रिस्पॉन्सेज को इस तरीके के माल न्यूट्रिशन के समय। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट जो इम्यूनिटी है उसका मैकेनिज्म कैसा है, किस तरीके से कहाँ से वो एक्ट करती है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है एपिथेलियल सर्फेसेस, यानी जो आपकी एपिथेलियल जो सेल है उसके सर्फेसेस पे जो चीज़ें मौजूद है उस पर किस तरीके की इम्यूनिटी एक्ट करती है। तो सबसे पहला अगर एपिथेलियल के बारे में बात करते हैं तो हमारा आता है स्किन। जो स्किन हम समझेंगे, इट नॉट ओनली एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर, ये ना ही सिर्फ मैकेनिकल बैरियर के जैसे एक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ, बट ऑल्सो प्रोवाइड्स बैक्टीरिसाइडल सिक्रीशंस। पर ये क्या करता है, बैक्टीरिसाइडल यानी किल करना यानी बैक्टीरिया को किल करने वाले सिक्रीशंस यानी ऐसे द्रव्य स्राव करता है आपकी बॉडी से, जिससे क्या होता है वो मर जाते हैं, है ना। इट नॉट ओनली एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रोऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो प्रोवाइड्स बैक्टीरिसाइडल सिक्रीशंस।
द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन ड्राइंग स्वेट, बहुत ज़्यादा सॉल्ट जब आपके पसीने से निकल रहा है, सूखे पसीने से सूखा पसीना निकल रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट निकल रहा है। द सबेशियस सिक्रीशन, जो सबेशियस ग्लैंड होती है, जो स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड होती है उनको बोलते हैं सबेशियस ग्लैंड, जिसके कारण पिंपल्स भी होते हैं सबेशियस ग्लैंड के ओवर सिक्रीशन के कारण। तो सबेशियस ग्लैंड में से ऑयल का सिक्रेट होना, आपके स्वेट ग्लैंड से स्वेट का विद एक्सेसिव सॉल्ट, उसमें से सॉल्ट का सिक्रेशन होना, एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और जो लॉन्ग चेन लंबी लंबी चेन के जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका सिक्रेशन होना कंट्रीब्यूट टू बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी, और यही क्या करते हैं, बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी मोस्टली जो आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी में आते हैं, तो वैसे ही आपके हाईली जो सॉल्ट जो सिक्रेट हो रहा है और सबेशियस ग्लैंड से जो ऑयल सिक्रेट हो रहा है उससे ही क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टेराइल रहना भी आपको इन्फेक्शन कॉज कर देता है। तो आप क्या होते हो, उससे इम्यून नहीं हो पाते हो और इतना स्टेरिलिटी वाले इन्वायरमेंट पर रहते हो कि वो क्या होता है, आप उससे इम्यून नहीं बन पाते। तो अभी क्या हो गया, हमारी बॉडी इम्यून बनते जाती है। देखना कभी भी जो लोग बहुत ज़्यादा, जो शहरी लोग ना जल्दी बीमार पड़ते हैं इन कंपैरिजन ऑफ विलेजर्स, गांव के लोगों के कंपैरिजन में शहर के लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं, क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, उस वातावरण में रह रहे के इम्यून हो जाते हैं, पर शहर के लोग जो रहते हैं जरा सा उनको मौसम बदला, कुछ हुआ, छींकने खांसने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो उसमें वो ढले नहीं हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम क्या दिख रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ इनेट इम्यूनिटी का मैकेनिज्म दिख रहे हैं, जिसमें एपिथेलियल सरफेसेस की बात कर रहे हैं। एपिथेलियल सरफेस में हमने स्किन की बात करें, अब एपिथेलियल सरफेस में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी किस तरीके से एक्ट करती है, द इनहेल्ड पार्टिकल्स आर अरेस्टेड इन द नेसल पैसेजेस ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेसेस। जो इनहेल्ड पार्टिकल्स है, यानी वो पार्टिकल्स जो कि आपने सांस लेकर आपके अंदर आ गए हैं, इनहेल कर लिया है, वो कहाँ हो गए, रुक गए, अरेस्ट हो गए, ग्रसित हो गए अंदर का, आर अरेस्टेड इन नेसल पैसेज, नेसल पैसेजेस में ऑन द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें आके क्या हो गए, चिपक गए हैं, वो फंस गए हैं पार्टिकल्स, है ना। द म्यूकस सिक्रीशंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक्ट्स एज अ ट्रैपिंग मैकेनिज्म। जो म्यूकस सिक्रीट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से, वो किस तरीके से ट्रैपिंग यानी कि उसको कैद करने वाला जाल बिछाने की जैसे एक मैकेनिज्म की जैसे एक्ट करता है। एंड हेयर लाइक सीलिया, और हेयर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे जो सीलिया रहता है वो प्रोपेल करता है, यानी नीचे से धकाता है, पुश करता है द पार्टिकल्स टुवर्ड्स द फेरिंग्स, फेरिंग्स की तरफ उस पार्टिकल को वो पुश करता है, उसको धकाता है, वेयर इट इज सॉलिड और कव्ड आउट, और जिससे क्या होता है वो या तो उसको हम गिन लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, या तो कव्ड आउट कर लेते हैं, या तो कव बन के वो हम उसको एक्सपेल कर देते हैं, उसको हम निकाल देते हैं, थूक देते हैं। इस तरीके के पार्टिकल्स भी क्या होते हैं, जो हमारे एरोजोल्स की तरफ सांस के द्वारा जब हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं, तो इनेट इम्यूनिटी में हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरीके से एक्ट करता है, उनको ट्रैप करके उस कचरे को या तो स्वॉलो हम अंदर निकल लेंगे और अंदर फेगोसाइटिक सिस्टम उसको नाश कर देगा, या तो हम उसको कफ बना के एक्सपेल आउट कर देंगे, जिससे हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा वो। द कफ रिफ्लेक्स एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म। जो कफ रिफ्लेक्स है वो एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म के जैसे एक्ट करता है, जो कि मैंने एक्चुअली, और मैंने आपको कफ रिफ्लेक्स पढ़ा चुका हूँ बच्चों को। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं कफ रिफ्लेक्स पढ़ा चुका हूँ। कब आप मेरे चैनल पे जाकर जो रिफ्लेक्स सिस्टम ऑफ योर बॉडी वाला जो प्लेलिस्ट निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्स सिस्टम में आपको कफ रिफ्लेक्स मिल जाएगा, तो उसमें आप कफ रिफ्लेक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। और ठीक है, सम पार्टिकल्स विच मैनेज टू रीच एल्वेलाई आर इंजेस्टेड बाय फेगोसाइट्स प्रेजेंट देयर। और कुछ पार्टिकल्स जो कि मैनेज कर लेते हैं, यानी कि एल्वेलाई तक पहुंचने का इंतजाम कर लेते हैं वो, यानी कैसे ना कैसे करके वो आपकी एल्वेलाई तक पहुंच जाते हैं, पर वहाँ पे क्या होता है, जो इंजेस्टेड जो पार्टिकल हैं टू रीच एल्वेलाई आर इंजेस्टेड बाय फेगोसाइट्स प्रेजेंट देयर। और वहाँ पे जो फेगोसाइटिक सिस्टम प्रेजेंट है, फेगोसाइट्स प्रेजेंट है, साइट्स यानी सेल, फेगो यानी खाने, ऐसी सेल जो फॉरेन बॉडी को खा ले, वहाँ पे जो ऐसी सेल्स प्रेजेंट है, क्या करती हैं, वो ऐसे पार्टिकल्स को खा लेते हैं। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अब हम देखेंगे इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, है ना। हम देख रहे हैं एपिथेलियल के बारे में, कौन सा देख रहे हैं, एपिथेलियल सरफेसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने स्किन देखा, इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा, अब देखेंगे हम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, अब इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या होता है, द माउथ
पोजेसेस सलाइवा, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट आपका है ना, इंटेस्टिनल पूरा ट्रैक्ट हो गया आपका, एलिमेंट्री कैनाल, उसमें क्या माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, विच हैज़ एन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है इनहिबिटरी यानी प्रतिरोध और रोकने वाला एक उनमें इफेक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सम बैक्टीरिया में भी स्वॉलोड, कुछ बैक्टीरिया स्वॉलो कर लेते हैं, हम निगल लेते हैं, एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय एसिडिक पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि क्या होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एसिडिक पीएच, हमारा जो गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं हमारे स्टमक में, उसमें जो एसिडिक पीएच होता है उसके द्वारा कुछ बैक्टीरिया मर जाते हैं। द नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन फर्दर एक्सर्ट अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट बाय प्रिवेंटिंग कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और जो नॉर्मल फ्लोरा जो हमारा होता है हमारे इंटेस्टाइन का, वो आगे होने वाले इन्फेक्शन से हमको बचाता है और प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया का वहाँ पे कॉलोनाइजेशन करने का और पैथोजेनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने से। हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, हमारा सलाइवा, ये सब सलाइवा में कौन से लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब क्या करते हैं हमको बचाते हैं, एक इन्हेट इम्यूनिटी के जैसे एक्ट करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है एपिथेलियल सरफेसेस में टीयर्स, कंजक्टिविटा यानी कि हमारे आई से रिलेटेड। अब यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या क्या समझा, सबसे पहले हमने हमारा स्किन देखा, स्किन के बाद हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट देखा है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाद हमने हमारा इंटरनल ट्रैक्ट देखा है ना, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के बाद हमारे आइज जो ओपन एरियाज है जहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे वाले ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब कंजक्टिविटा में कौन कौन से आते हैं, टीयर्स हैव अ मेजर रोल बाय फ्लशिंग अवे बैक्टीरिया एंड अदर डस्ट पार्टिकल्स। टीयर्स, आंसू जो निकलते हैं हमारे आंखों से, वो भी एक मेजर रोल करते हैं हमारा इनेट इम्यूनिटी की जैसे, जो कि फ्लश कर देते हैं यानी धोके निकाल देते हैं। जब आंसू निकलते हैं हमारे आंखों से तो वो क्या निकाल देते हैं, बैक्टीरिया को और डस्ट पार्टिकल्स को हमारी आंखों से धोके निकाल देते हैं। इन एडिशन, और इसके साथ साथ लाइसोसोम प्रेजेंट इन टीयर्स हैज़ अ बैक्टीरियासाइडल इंटरेक्शन, और जो लाइसोसोम प्रेजेंट रहते हैं हमारे टीयर्स में, हमारे आंसुओं में, जो कि कैसे एक्ट करते हैं, बैक्टीरियासाइडल इंटरेक्शन एक्ट करते हैं, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए वो एक्ट करते हैं लाइसोसोम। ठीक है, समझ में आया। टीयर्स में आंसुओं में लाइसोसोम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कंजक्टिविटा में। अब हम देखेंगे फिफ्थ पॉइंट हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या होगा, द फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा। जो फ्लशिंग एक्शन है यूरिन का, यानी कि यूरिन का जो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाना, जो वो एक्शन है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को हमारे यूरेथ्रा से निकाल देता है। द एसिडिक पीएच ऑफ वैजाइनल सिक्रेशन इन फीमेल ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लाइकोजन बाय लैक्टोबैसिलाई नॉर्मल फ्लोरा रेंडर्स वैजाइना फ्री ऑफ मैनी पैथोजेंस। और फीमेल्स में जो कि क्या होता है, फीमेल्स में एसिडिक होता है, पीएच जो होता है उनका वैजाइनल सिक्रीशंस का जो पीएच होता है वो बहुत एसिडिक होता है। इससे क्या होता है, ड्यू टू फर्मेंट, और कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होता है लैक्टोबैसिलाई से, क्या होता है, ग्लाइकोजन का फर्मेंटेशन होता है लैक्टोबैसिलाई से, उसके कारण क्या होता है, ये रेंडर्स वजाइना फ्री ऑफ मैनी पैथोजन, जिससे क्या करता है, वजाइना को बहुत सारे पैथोजन से ये बचा के रखता है। इन मेल्स, और मेल्स में सीमन इज बिलीव टू कंटेन सम एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस, और मेल्स में जो सीमन होता है जो कि इनका एक मेल्स का रिप्रोडक्टिव सिक्रीशन होता है, वो क्या करता है, उसमें भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि करते हैं एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा हमारा जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में, कंजक्टिविटा के बारे में। और आने वाले पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के पॉइंट में हम इतना ही देखेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम और भी चीज़ों को समझेंगे। अभी इस वीडियो में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, और जो और भी अभी क्या एक्चुअली ये जो चैप्टर्स है हमारे लेंदी है, तो पॉइंट वाइज इसको समझते चलेंगे। इकट्ठा मैं 2.5-3 घंटे का वीडियो बनाऊंगा, आप खोल के भी नहीं देखने वाले, मुझे पता है। तो इसलिए शॉर्ट वीडियो को देखो, कम समय में देखो, कम समय में समझो, नोट्स बनाओ, प्रिपेयर करो। नहीं समझ में आता है तो कहीं और भी से बुक को प्रेफर कर सकते हो, पर जो मैंने पढ़ाया हो इसमें से कम छाटने की कोशिश मत करना, ठीक है।